हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स फॉर DFCCIL एग्जाम। मतलब हम आपको इंग्लिश में तो करा ही रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का कमेंट था कि सर मुझे इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, आप मुझे हिंदी में भी बताइए। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा भी हिंदी समझ में आता है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला आपका कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। देखिए इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश किसी भी राज्य का क्या करते हैं कि हम अर्थव्यवस्था का इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब बात समझ गया। देखिए अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इकोनॉमी, लेकिन अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी देश किसी भी राज्य किसी भी परिवार किसी भी कंपनी का हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। समझ गए बात। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। देखिए आगे आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, ये अब दो पार्टों में विभाजित हो जाएगा। एक तो आ जाएगा आपको मैक्रो इकोनॉमी और दूसरा आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इन चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए जब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये किस लेवल पे, बड़े लेवल पे होता है। किस पे, बड़े लेवल पे होता है, और माइक्रो छोटे लेवल पे होता है। समझ गया बात। तो देखिए जब हम किसी भी देश किसी भी राज्य का इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, उसके जोग्राफिकल एरिया के अंदर जितना भी चीज़ें होता है उसका हम जो अध्ययन करते हैं ना, तो ये क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी परिवार का किसी कंपनी का किसी फार्म का जब हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो माइक्रो इकोनॉमी में आता है। तो यही यहाँ पे डिफरेंस है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत जैसे कि आप नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो मैक्रो इकोनॉमी। जैसे कि आप अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो ये किसके अंतर्गत देखते हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमी पे देखते हैं। क्योंकि आप एक आदमी के ऊपर नहीं देखते अनएम्प्लॉय, मतलब आप एक देश के ऊपर देखते हैं, एक राज्य के ऊपर, मतलब इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं आप। तो वहाँ पे क्या देखते हैं आप, मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ अर्थव्यवस्था। कई टाइप की अर्थव्यवस्था है जो कि आपको सबको कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका सही बन जाए। ठीक है, तो देखिए पहला हम देखेंगे क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब क्या, कैपिटलिज्म इकोनॉमी। इसके अंतर्गत क्या होता है, आपको नाम से ही क्लियर है क्या कि ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन जो होता है ना उसमें निजी स्वामित्व का क्या होता है कि भागीदारी ज़्यादा होता है, हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब उसमें प्राइवेट कंपनी सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा कौन सा देश था, तो जैसे कि USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, तो इन सब देशों में क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश है। जैसे कि यूरोप के बहुत सारे कंपनी हैं जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, देखिए इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या था, उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। समझ गए बात। चलिए हम आगे अब देखते हैं क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सोशल इकोनॉमी। देखिए इसमें क्या होता है कि सरकार का भागीदारी बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए बात। सरकार के भागीदारी ज़्यादा होगा मतलब वेलफेयर का काम इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मतलब गरीबों का भी ध्यान रखा जाएगा, जितना अमीरों का ध्यान रखा जाएगा उसी हिसाब से गरीबों का भी ध्यान रखा जाएगा। समझ गए। तो देखिए इस अर्थव्यवस्था में क्या है कि धन संपत्ति जो है उसका स्वामित्व क्या होता है, तो राज्य के मतलब अधीन होता है, नियंत्रण में होता है, या आप सरकार के नियंत्रण में बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो रसिया, लेकिन अब ये भी नहीं है, अब ये भी मिक्स इकोनॉमी के अंतर्गत आ गया। मतलब इसमें भी अब ये चीज़ें पहले वाला नहीं रह गया। पहले जो है ना कि रसिया को क्या बिल्कुल समाजवादी यानी कि वेलफेयर के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इनमें भी कुछ कुछ चेंजिंग धीरे धीरे आ गया है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर मैं आपसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करूं तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों एग्जिस्ट करने लगता है। जैसे कि प्राइवेट प्लस में क्या, तो गवर्नमेंट दोनों अच्छे से एग्जिस्ट करने लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों का स्वामित्व भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि भारत, बहुत सारे ऐसे मतलब अभी तो मैक्सिमम जो कंट्री है ना वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे ही काम करता है। समझ रहे, जहाँ पे प्राइवेट भी है चीज़ें और सरकारी भी है, दोनों भी है। तो मतलब दोनों रहता है तो इससे क्या होता है कि देश का विकास ज़्यादा होता है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारे देश का GDP ज़्यादा होगा, और गवर्नमेंट भी अगर इसमें हिस्सेदारी लेगा तो उससे क्या होगा कि वेलफेयर का भी काम होगा। तो मतलब नेशन को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। समझ गए। तीसरा देखिए, मतलब चौथा देखिए क्या है कि खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि यहाँ पे निर्यात और आयात जो होगा ना उस पर प्रतिबंध बहुत कम होगा। मतलब पूरे अच्छे तरह से, जैसे कि आप सपोज कीजिए भारत हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया और इधर अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चीज़ें इंडिया में बन रहा है वो अच्छे से अमेरिका में बिक पाएगा, जो अमेरिका में बन रहा है वो इंडिया में बिक पाएगा। मतलब इसका ट्रेड का जो बैरियर होगा ना ये बहुत कम होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब आयात और निर्यात पे न्यूनतम प्रतिबंध होगा। समझ गया बात। जैसे कि अब देश के मैं कंसीडर कर लूँ
कौन है, तो यूएसए हो गया, सिंगापुर हो गया, भारत हो गया। ये सब में क्या है कि एक खुली अर्थव्यवस्था, मतलब चीज़ों का निर्यात आयात बहुत अच्छे से होता है और बहुत उसमें कम बैरियर होता है। समझ गए बात। चलिए अब देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या है कि जहाँ मतलब आयात निर्यात क्या हो, शून्य हो, मतलब बहुत कम हो, न के बराबर हो, किसी एक दो देश से हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था में कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया का मतलब उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में क्या है कि ये किसी मतलब खास देश के साथ ही, मतलब एक दो देश है जिससे ये अपना मतलब इधर उधर ट्रेड करते हैं, नहीं तो मैक्सिमम ये नहीं ही करते हैं, मतलब इनका आयात निर्यात नहीं होता। ये खुद के अपने लिए ही प्रोडक्ट बनाते हैं और अपने ही देश में क्या करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, खर्च भी करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे अर्थव्यवस्था में आता है, बंद अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों देखिए, इसमें जो भी पॉइंट लिखा गया है ना, वो सब के सब सीधे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो आप इस नोट को अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए, आप कई बार इकोनॉमी का एग्जाम देते रहते हैं, मतलब पेपर देते रहते हैं, जहां आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो वहां आपसे एक दो बुक का नाम पूछा जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बुक है, जो खास बुक है, उसका नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए आप, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य है। ठीक है, और इनको और किस नाम से जाना जाता है, यही भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि चाणक्य का और नाम क्या है, तो उनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। आपको एक चीज़ कॉमेंट में बताना है कि ये किसके गुरु थे, ये बहुत मतलब गुरु थे ना, मतलब चाणक्य थे, किसके गुरु थे, कौन से राजा के गुरु थे, ये आपको बताना है। ठीक है, और देखिए इसका नाम तो है बुक का अर्थशास्त्र, लेकिन इसका विषय है जो अंदर में चीज़ें लिखा गया है वो राजनीतिक शास्त्र के बारे में लिखा गया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है ये किस विषय पर आधारित है, तो ये राजनीतिक पर आधारित है, यानी कि लोक प्रशासन। इसमें प्रशासन के बारे में बताया गया कि एक राजा को कैसे अपने प्रशासन को चलाना चाहिए। समझ गए बात। देखिए अब अर्थशास्त्र के पिता किसको बोला जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता बोला जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है, तो एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया। और कब लिखा गया था, तो 1776 में। ये डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रखिएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया और किसको, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो धन का विज्ञान माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव। देखिए ये कुछ जो मतलब जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, या मतलब कुछ पर्सन थे, वो अपना अपना ओपिनियन दिए हैं अर्थशास्त्र के बारे में, अपना अपना विचार दिए हैं। तो ठीक है, देखिए कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक था, कौन, तो दास कैपिटल। इसमें इन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है ना, ये क्या है कि मानव समाज के प्रगति के नियम के बारे में क्या करना, खोज करना। जो मानव है ना, अभी मानव समाज है, उसके प्रगति के बारे में कि वो कैसे विकास करे। जैसे कि मान लिया कि अभी उनका पहनावा और हवा अच्छा नहीं, तो कैसे पहनावा और हवा अच्छा हो सके। अभी उनका खान पान अच्छा नहीं है, तो कैसे उनका खान पान अच्छा हो सके, उनको क्या और प्रगति करना चाहिए। तो इन सब के बारे में कार्ल मार्क्स ने अपने पुस्तक दास कैपिटल में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि ये देखिए, ये एक परिभाषा दिया गया था। ठीक है, तो जब भी आपको अगर मतलब इकोनॉमी में ये पूछ ले कि अर्थशास्त्र की मतलब विज्ञान से संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया। जब भी आपको अर्थशास्त्र में अगर क्वेश्चन आ जाए ना, विज्ञान से संबंधित परिभाषा, तो आपको रॉबिन्सन पे टिक लगा देना है। ठीक है, अर्थशास्त्र का वास्तविक विज्ञान है, मतलब अर्थशास्त्र जो है क्या है, एक वास्तविक विज्ञान है। जैसे कि हम लोग विज्ञान किसको कंसीडर करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, लेकिन रॉबिन्सन के द्वारा क्या कहा गया था कि अर्थशास्त्र भी क्या है, तो एक विज्ञान ही है। समझ गया भाई, वास्तविक विज्ञान है, मतलब रियल में विज्ञान यही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, इकोनॉमी ऑफ साइंस। द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी ऑफ साइंस, ये किसके द्वारा, तो ये भी आपको रॉबिन्सन के द्वारा इस चीज़ों को डिफाइन किया गया है। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया, तो ये आपको मार्शल के द्वारा ये चीज़ें डिफाइन किया। जब हम इंग्लिश में पढ़ा रहे थे तभी भी हम इन चीज़ों का जिक्र किए थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हिंदी में भी कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस, ये किसके द्वारा लिखा गया, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस, या ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है, तो सैमुअलसन के द्वारा ये चीज़ें दिया गया है। तो ये सब के सब नाम यहाँ जो भी लिखा गया है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो आपको सभी के सभी बात पे पूरी की पूरी फोकस करना है, क्योंकि इसमें मैं गप बिल्कुल नहीं मारूंगा और मैं आपको जो भी मतलब बता रहा हूँ टू द पॉइंट है। अगर इस बात को आपको पूरे के पूरे ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इससे आगे। चलिए दूसरे पेज में देखते हैं।
देखिए आपका दूसरा पेज ये आ गया। यहाँ पे हम आपको इसमें कुछ बात करेंगे कि आपके बहुत सारा ऐसे टर्म जो होता है ना वो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आप उसको जब तक अच्छे से नहीं समझते हैं तब तक आपको क्या होता है कि जब आपको ऑप्शन दिया जाता है ना एग्जाम में तो क्वेश्चन के साथ, तो आप कंफ्यूज करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम जितना भी आपके अंदर कन्फ्यूजन है उस सभी को मैं कोशिश करूँगा कि आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ अच्छे से, समझ गए बात। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो आप बार बार कन्फ्यूजन करते हैं उसे। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर डिवैल्यूएशन क्या होता है और डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ सेम ही है, लेकिन बहुत लोगों को पता भी है कि डिफरेंट है। तो जिनको डिफरेंट है बहुत अच्छा, वो रिवीजन कर लीजिए, और जिनको नहीं पता है वो डिफरेंट पहले समझ लीजिए। देखिए डिवैल्यूएशन आने की अवमूल्यन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि विदेशी मुद्रा के तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य क्या क्या करना, कम करना। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसकी अथॉरिटी किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। सपोज कीजिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, समझिए आप। देखिए पहले मान लीजिए कि अभी हम ऐसा सपोज करते हैं कि $1 इक्वल टू कितना है, तो 70 रुपया। हम मान के चलते हैं, ऐसा आप ओरिजिनल मत समझिएगा, 70 रुपया, ठीक है। अब हम क्या किए कि हम अपना मुद्रा को क्या किए, कम कर लिए, डिवैल्यूएशन कर लिए, मतलब इसका वैल्यू को कम कर लिए। तो अब यही मुद्रा क्या हो गया, $1 इक्वल टू कितना, तो 80 रुपया हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 80 रुपया। मतलब हमारा पहले था 70 रुपया के बराबर, लेकिन अब 80 रुपया का, मतलब हमारा मतलब इसमें क्या हुआ कि एडिशन तो हो गया लेकिन इसका वैल्यू कम हो गया ना। बातों को समझिए। जैसे कि मान लिया जाए कि जो चीज़ें हम यहाँ 70 रुपया में बनाते थे और अब हम विदेश में बेचते थे कितना, तो मतलब $1 में बिकता था हमारा सामान, ठीक है। अब देखिए हम मुद्रा का क्या कर लिए, डिवैल्यूएशन कर लिए, मतलब $1 80 रुपया के बराबर हो गया। अब अगर हम कीमत क्या कर लिए कि 70 रुपया ही उसका रखे, जो हमारा प्रोडक्ट था कीमत अगर उसका हम 70 रुपया ही रखें तो हमारा विदेश में कितना बिकेगा, तो $1 से कम में बिकेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 80 रुपये के बराबर $1 हो गया, तो मान लीजिए कि $0.9 में बिकेगा या $0.8 में बिकेगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो सामान पहले विदेश में $1 में बिकता था, अब वो $0.9 में ही बिक रहा है, $0.8 में ही बिक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका सामान क्या हुआ, विदेश में सस्ता हो गया। तो सस्ता हो गया तो आपका क्या होगा, फाइनली क्या होगा कि आपका सामान विदेश में ज़्यादा खरीदा जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके देश का मतलब जो भी आपके देश के अंदर जो मतलब निर्यात जो आप करते हैं ना, जो मतलब दूसरे देश को चीज़ भेजते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तो यही पर्पस होता है गवर्नमेंट का, क्या कि निर्यात में क्या करता है कि बढ़ोतरी, निर्यात में वृद्धि के लिए और आयात में कमी। अब क्या हुआ, आपके देश का डिवैल्यूएशन हो गया मुद्रा, तो आपके देश में लोग सामान बेचना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पैसा का वैल्यू कम हो गया। लेकिन आपका पैसा का वैल्यू कम होने से आपके देश का सामान का क्या हुआ कि मतलब प्राइस कम हो गया, मतलब कॉस्ट कम हो गया, तो आप दूसरा देश में उसको सस्ते बेच सकते हैं। समझ गए बात। तो चलिए अब आगे हम इसमें देखते हैं। तो डिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है, सब मतलब तो आप समझ गए, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये देखिए कि ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रख लीजिए कि इसमें क्या होता है कि निर्यात में वृद्धि हो जाता है और आयात में कमी। सीधे सीधे ये ऑप्शन छप करके आता है एग्जाम में, आपको इसको याद रखना है। समझ गए बात। और कितने बार हुआ है डिवैल्यूएशन, तो 3 बार हुआ है। समझ गए बात। कभी कभी लोगों को लग जाता है ये ना कि जो 2016 में हुआ ये भी डिवैल्यूएशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। डिवैल्यूएशन कब हुआ था, तो 49 में हुआ था 1900, और उसके बाद 1966 में हुआ था 1900, उसके बाद 1991 में हुआ था। कब, जब देश के अंदर नई आर्थिक नीति आया था, मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब आया था उस समय में। जैसे कि एलपीजी के बारे में हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 1991 में ऐसा हुआ था, मतलब लास्ट टाइम। तो ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम डिवैल्यूएशन कब हुआ था, तो ये आज़ादी के बाद हुआ था। कब, तो 1949 में हुआ था। और मतलब लास्ट टाइम कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे तरह से याद रखना है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन क्या है। इसको आप अपने मतलब लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि नोटबंदी। लेकिन नोटबंदी ये कोई किताबी भाषा नहीं है, ठीक है। समझ गए बात, आपकी एग्जाम का भाषा नहीं है। तो एग्जाम के भाषा आपको क्या आएगा, या तो डिमोनेटाइजेशन आएगा या विमुद्रीकरण आएगा, इस तरीके से आएगा। समझ गए बात। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रचलन में जो मुद्रा है ना, जो चल रहा है, उसको क्या किया जाता है कि बदल दिया जाता है नए मुद्रा से। जैसे कि आप देखे होइएगा 2016 में 8 नवंबर 2016 के कई एग्जाम में ये डेट पूछा गया था, आपको याद रखना है। इस डेट को क्या किए गवर्नमेंट ने कि 500 के और कितना, तो 1000 के नोट को क्या किए, बंद कर दिए। 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिए, और इसके बदले पे क्या था, तो 500 और 2000 के नोटों को क्या किए, चलाया गवर्नमेंट, ठीक है। तो मतलब क्या कि ये बदली जो किए ना, इसको हम क्या बोलते हैं, तो डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। समझ गए बात अब अच्छे से आप। चलिए ठीक है। तो ये कितने बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। कब कब, तो एक 1948 में हुआ था और एक अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जो आपको पता ही है, मैं डेट के साथ यहाँ लिख दिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अब क्या है
कि मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति मतलब इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। समझ गया बात। अब इसमें आपको खास बात जो क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो है कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, मतलब इसको उतार चढ़ाव बढ़ाव घटाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में छप के आता है और ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया जाता है कंट्रोल, तो आरबीआई के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसमें हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वह नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसार, मतलब जैसे कि मुद्रा को प्रसार या कम किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं। और ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब ऐसा गवर्नमेंट को ऐसा पता चलता है कि मार्केट के अंदर क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गया है, तो इसके मतलब क्या हो गया, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है, तो अब वहाँ पर क्या करेगा कि गवर्नमेंट ने क्या करेगा कि आरबीआई को सुझाव देगा और आरबीआई जो कमेटी है वो आरबीआई को सुझाव देगा और आरबीआई ने क्या करेगा कि अब ब्याज का दर, अगर मान लीजिए कि मार्केट में सामान का दाम क्या हो गया, बढ़ गया है, तो मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया है, तो अब आरबीआई ने क्या करेगा कि ब्याज का दर जो लोन दे रहा है उसका रेट बढ़ा देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर से मार्केट में पैसा आना कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो उन चीज़ों को मार्केट को क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। समझ गए बात। चलिए, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट में जो पैसा आ रहा था उसका ब्याज का दर बढ़ा देते हैं। जब मार्केट में क्या होता है, सामान का दाम बढ़ जाता है तब, और जब सस्ता हो जाता है, जब चीज़ें सस्ता हो जाता है मतलब लोग खरीद नहीं रहे हैं, मतलब जैसे कि मार्केट में पैसा कम हो गया, उस स्थिति में आरबीआई क्या करता है कि ब्याज का दर मतलब घटा देता है ताकि फिर से मार्केट में पैसा आने लगता है। ताकि मार्केट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, मार्केट को बैलेंस रखना चाहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए चीज़ें, चाहे बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाए, एक मार्केट को बैलेंस रखने के लिए ये मौद्रिक नीति को अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए आगे जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आगे जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देखिए। एक्चुअली ये पेज थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है, ये सही से पीडीएफ बन नहीं पाया था इसलिए ऐसे हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है ना कि चीज़ें, अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो इसमें क्या होता है ना कि महंगाई बढ़ जाता है, मतलब चीज़ों का जितना रेट था ना उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना। ठीक है, तो हम अभी आपको बताएं तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, तो आरबीआई के द्वारा या गवर्नमेंट के सलाह के द्वारा, कमेटी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा इस चीज़ों को। कैसे, तो उसी तरह से फिर से ब्याज का दर मतलब क्या करके, महंगा करके, मतलब ताकि मार्केट में पैसा कम हो जाए और चीज़ों का दाम घट सके, क्योंकि हमें मार्केट को फाइनली क्या रखना है कि बैलेंस रखना। तो यही चीज़ यहाँ पे यानी कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन में बताया गया। क्या बताया गया कि वस्तु के औसत मूल्य में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। आपको सिंपल वर्ड में ध्यान रखना है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सिंपल एक शब्द में आपको आंसर पूछता है, तो यही चीज़ें होता है। ठीक है, मतलब मैं अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो देखिए महंगाई जो है किसी भी देश के लिए अगर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मान लीजिए कि 100 का सामान था, थोड़ा दिन के बाद ये 102 रुपया का हो गया, तो ये महंगाई क्या है, देश के लिए सही है, अच्छा है। लेकिन 100 का सामान है और 125 रुपया हो गया, इसके मतलब ये देश के लिए कितना सही नहीं है। समझ गए बात। तो ऐसा महंगाई मतलब अच्छा नहीं होता है। मतलब अगर थोड़ा थोड़ा महंगाई हो रहा है तो ये देश के लिए अच्छा होता है, ताकि उसको जीडीपी में भी बढ़ोतरी हो और देश का विकास भी हो। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है कि डिवैल्यूएशन। ठीक है, मतलब मुद्रा अस्फीति। ठीक है, इसको समझिए। देखिए इसमें क्या होता है ना चीज़ों, मतलब अगर मैं साधारण शब्द में बोलूँ तो चीज़ें क्या हो जाता है ना कि मतलब बाजार इसमें मंदा हो जाता है। मंदा हो जाने का मतलब क्या है कि लोग चीज़ों को, वस्तु को खरीदते नहीं है, उसका वस्तु का दाम क्या हो जाता है, वस्तु का दाम जो है ये कम हो जाता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, वहाँ पर खरीदारी नहीं करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। मतलब मुद्रास्फीति में क्या हो गया कि एक बाजार का एक ऐसा स्थिति है जिसमें क्या हो गया कि दाम, मतलब वहाँ पर दाम कम हो गया, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे उसको। क्यों? क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो इस वजह से क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो इस वजह से बाजार में सामान बिक नहीं रहा है सस्ता होने के बाद भी। आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है कि बाजार में सामान बिक नहीं रहा है सस्ता होने के बाद भी, उसको हम क्या बोलते हैं, तो डिवैल्यूएशन, मतलब क्या बोलते हैं, तो डिफ्लेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब मुद्रा अस्फीति बोलते हैं। समझ गए बात। चलिए अब हम देखते हैं आगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है। अब स्टैगफ्लेशन के अंतर्गत आपको क्या आ जाता है कि दोनों चीज़, जब देखिए आप पहले क्या देखें तो इन्फ्लेशन देख रहे हैं, उसके बाद क्या देखें, डिफ्लेशन देखें। तो ये जब दोनों आ जाएगा ना, इन्फ्लेशन में आप क्या देखें कि चीज़ें महंगा हो जाएगा, सही बात है। डिफ्लेशन में आप क्या देखिए कि बाजार मंदा हो जाएगा, चीज़ें लोग नहीं खरीदेगा, यही चीज़ देखें ना। तो जब ये दोनों चीज़ एक साथ एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। बात समझ रहे हैं कि देखिए क्या हो जाएगा, चीज़ें महंगा भी हो जाएगा और बाजार मंदी भी हो जाएगा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करने लगेगा, उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। समझ गए बातों को अच्छी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है
कि डिसइन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन तो आप पहले पढ़ लिए, अब इसके आगे डिस लग गया, मतलब डिस लग गया, इसके मतलब क्या, जो इन्फ्लेशन में चीज़ों का दाम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो अब डिस लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब गवर्नमेंट के द्वारा इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा और इसका दाम क्या चाहेगा गवर्नमेंट की, इन चीज़ों का दाम घट जाए, सिंपल भाषा में यही बात है इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन में आप क्या देख रहे थे कि मतलब यहाँ पे चीज़ों का दाम बढ़ रहा था, तो अब फाइनली क्या करना है कि इन्फ्लेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, समझ गए बात। तो इसमें क्या करना है, इन्फ्लेशन पर नियंत्रण के लिए जानबूझकर क्या किया जाता है, डिवैल्यूएशन, यानी कि उसके मंदी लाया जाता है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा उसके ऊपर क्या किया जाता है, मंदी लाया जाता है, मतलब उसका रेट को घटाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, समझ गए बात। ये जानबूझकर के लाया जाता है, डिसइन्फ्लेशन जानबूझकर लाया जाता है, किसको कंट्रोल करने के लिए, तो बाजार में जो मंदी हो गया था इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा इसे लाया जाता है, समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए ये चीज़ें, आगे आप यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगा जो आपको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि रिफ्लेशन, देखिए अब इसमें क्या हो गया कि रिफ्लेशन, जैसे कि आप डिसइन्फ्लेशन देखें तो उसी तरह डिसइन्फ्लेशन देखें तो उसमें आप जैसे कि अभी हम आपको डिसइन्फ्लेशन जो दिखाए हैं तो उसमें हम क्या बोले कि इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के लिए आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब रिफ्लेशन आया, ठीक है। तो रिफ्लेशन में हम क्या करेंगे, जो अब क्या हो गया था कि डिफ्लेशन हो गया था मार्केट के अंदर, हम अब उसको कंट्रोल करेंगे। बात को समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज आप मत होइएगा कि हम जो डिसइन्फ्लेशन लाए थे मार्केट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, वो इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के लिए, जो महंगाई बढ़ गया था उसको, लेकिन अब यहाँ पे हम रिफ्लेशन लाए हैं किसको, तो जो डिफ्लेशन हो गया था, डिफ्लेशन की मतलब जो बाजार मंदा हो गया था उसको हम कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इसको जानबूझ करके सरकार के द्वारा इन चीज़ों को लाया जाता है और इससे क्या होता है कि मूल्य में हम वृद्धि करते हैं। जैसे कि मूल्य में बहुत ज़्यादा कमी हो गया था डिफ्लेशन में, तो हम रिफ्लेशन में क्या कर रहे हैं कि मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि करके बाजार को हम क्या कर रहे हैं कि नियंत्रण कर रहे हैं, ताकि हमारा बाजार एक समान बना रहे, ताकि लोगों को मतलब उन चीज़ों में कंफर्टेबिलिटी अच्छा महसूस हो, समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कि निवेश, देखिए निवेश आने की इन्वेस्टमेंट, आप भी बहुत जगह निवेश करते होइएगा, इन्वेस्टमेंट किए होइएगा, चाहे आपके पापा किए होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, हमारा मेन उद्देश्य होता है क्या कि हम उससे लाभ कमाएं, हमें उससे लाभ मिले, इसीलिए हम क्या करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो इसको दो तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक तो किया जाता है FDI के द्वारा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो ये क्या होता है अस्थायी तौर पर होता है। सपोज कीजिए आप कोई कंपनी खोल रहे हैं, कोई फार्म लगा रहे हैं या कोई भी आप एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं किसी मशीनरी का, तो आप क्या सोच रहे हैं, आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको कर रहे हैं, मतलब अस्थायी रूप में कर रहे हैं कि हमें उसे लॉन्ग टाइम में क्या करना है, हमें उसे लाभ लेना है, इनकम लेना है। ऐसा नहीं कि आप मशीनरी आज बैठाएं और कल उससे आपको क्या हो गया कि पूरा का पूरा आप रिटर्न ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, समझ गया बात। तो ये होता है आपको FDI के रूप में। दूसरा क्या होता है पोर्टफोलियो के रूप में। देखिए पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि जैसे कि आप बहुत सारे देखते हैं ना कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो क्या करते हैं शेयर बाजार में पैसा को लगाते हैं। तो जब शेयर बाजार में पैसा को लगाते हैं तो इसको ही बोलते हैं क्या, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब अगर आप आज लगाएं, अगर अभी लगाएं या 5 मिनट के बाद भी चाहिएगा तो अपना शेयर बेच लीजिए, आपको पैसा मिल गया, समझ रहे हैं। तो ये क्या होता है पोर्टफोलियो निवेश होता है बाजार के अंदर, समझ गया बातों को ना। चलिए अब देखते हैं आगे डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे आप इन्वेस्टमेंट पढ़ लिए तो डिसइन्वेस्टमेंट देखिए, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत क्या आता है कि आजकल आप बहुत ये टर्म सुने होइएगा डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि देख रहे हैं गवर्नमेंट बहुत चीज़ों को क्या कर रहे हैं कि विनिवेश कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को में क्या करें, जो पहले मतलब गवर्नमेंट चीज़ था उसमें क्या करें प्राइवेट चीज़ों का भागीदारी दे रहे हैं, समझ गया बात। जैसे कि सपोज कीजिए पहले कोई कंपनी था, ठीक है, और ये 100 रुपये का कंपनी था, तो इसमें ये पहले हम फुल्ली गवर्नमेंट का था, ऐसा आप मान लीजिए। तो इसमें आप गवर्नमेंट क्या बोल रहा है ना कि 50 रुपया मैं रखता हूँ और 50 रुपया क्या करता हूँ प्राइवेट के हाथे बेच लेता हूँ, मतलब शेयर कर लेता हूँ उसको। तो यही क्या है, ये पैसा जो गवर्नमेंट अपने तरफ 50 रुपया निकाल करके जो ले गया है, तो यही क्या हो गया विनिवेश हो गया, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, समझ गया बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि निवेश के विपरीत, ये निवेश के विपरीत में है, क्योंकि निवेश में क्या कर रहा था गवर्नमेंट कि मतलब चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहा था, अपना अपना कंपनी खोल रहा था गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ें हम कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कि आप एक तरफ देख रहे हैं कि जैसे कि हमारे देश में एक टाटा जैसे कंपनी क्या है कि मतलब प्राइवेट कंपनी, वहीं पर जैसे कि सेल भेल ये सब क्या है गवर्नमेंट कंपनी PSU है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए कि PSU में से थोड़ा भी अपना शेयर को अगर गवर्नमेंट बेचेंगे, वहाँ पर जब प्राइवेट का एग्जिस्टेंस होगा, उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करें कि विनिवेश कर रहे हैं, समझ गया बात को, मतलब अपने पूंजी को वापस लेना जो लगाया था। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं क्या कि इन चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा, जो आपको हम टर्म बताए हैं क्या कि LPG, जो आपके घर में खाना बनता है वो LPG नहीं है यहाँ पे, ठीक है,
LPG। इसका मतलब होता है, L का मतलब क्या होता है तो लिबरलाइजेशन होता है, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है और G के मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है। तो देखिए निजीकरण, हम अगर बात करें प्राइवेटाइजेशन के बारे में तो निजीकरण में क्या होता है कि ये अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि निजी भूमिका बढ़ने लगता है। मतलब अगर जहाँ पे निजी भूमिका ज़्यादा है अर्थव्यवस्था के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के हाथों में उसका रेगुलेटिंग पावर है, सरकार के हाथों में कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये वहाँ पे चीज़ें प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है। जैसे कि अमेरिका जैसे कंपनी में, जैसे कि जितना भी डेवलप्ड कंट्री है ना, वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा से मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो क्या है कि प्राइवेट ही है, निजीकरण ही है। समझ गए बात। तो जैसे कि अमेरिका जैसे कंपनी में या बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे क्या है कि निजीकरण का भागीदारी बहुत ज़्यादा है। अब तो भारत में भी थोड़ा थोड़ा निजीकरण का भागीदारी बढ़ने लगा है ज़्यादातर। ठीक है, ये चीज़ें जो LPG आया था ये भारत के अंदर कब आया था तो 1991 में आया था। जब ये क्या हुआ था, इस समय में क्या हुआ कि भारत सरकार ने क्या किए कि जो भी उन समय में भारत सरकार थे वो क्या किए कि मतलब प्राइवेट क्षेत्रों की भागीदारी भी देने लगे। क्योंकि देखिए ये चीज़ें की एनालिसिस की है कि जब हम प्राइवेट क्षेत्रों का भागीदारी देंगे ना तो हमारे देश का कंडीशन जो है वो सुधर सकेगा, यानी कि मतलब देश के अंदर इकोनॉमी बढ़ सकेगा और प्राइवेट मतलब GDP बढ़ेगा। तो उनसे क्या होगा कि देश के अंदर कंपनी ज़्यादा लगेगा ना तो इन सब चीज़ों को हमारे देश के लिए बेनिफिट होगा। तो उसी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए इनके पास जो टर्म कंडीशन था गवर्नमेंट के पास कि लाइसेंस लेना पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो उसको क्या किए थोड़ा सा आसान किए, मतलब उदारीकरण किए। समझ रहे ना, मतलब लिबरलाइजेशन किए, इसका मतलब होता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या किए कि सरकारी क्षेत्र में जो मतलब निजीकरण क्षेत्रों को क्या किए कि मतलब उदारीकरण किए, मतलब उनको मतलब भागीदारी लेने के लिए प्राइवेट क्षेत्र को भागीदारी लेने के लिए बोले और बोले कि आपके जो लाइसेंस देने का जो प्रोसीजर है हम उसको आसान करते हैं, आप आइए हमारे देश में कंपनी लगाइए और यहाँ भी आप अपने कंपनी को विकास कीजिए ताकि उससे हमारा भी GDP अच्छा होगा और हमारा भी देश विकास करेगा। देखिए अब नेक्स्ट है आपका क्या तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को मतलब एक देश से दूसरे देश के साथ जोड़ना, मतलब पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना, ये क्या कहलाता है ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इस ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना कि हम भी खुश रहें और आप भी खुश रहिए। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपना अच्छे से क्या करते हैं कि ट्रेड करते हैं और उसे दोनों कंपनी अच्छे से मुनाफा, दोनों देश अच्छे से मुनाफा कमाते हैं और सुख सुविधा उसमें ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, उन देशों का इकोनॉमी भी बहुत अच्छा होता है। तो यही चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में देखा जाता है। तो दोस्तों आज हम इतना ही तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक बार बताइएगा कि सर हमें अच्छा लगा, ताकि हम आपसे 4 से 5 वीडियो के अंदर जितना भी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले थ्योरी के टर्म में वो हम आपको दे दूं, उसके बाद हम आपके लिए 4 से 500 ऐसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दे दूं कि आपको अगर इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने के मिल जाए, सिर्फ DFCCIL नहीं कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप तुरंत उसे बना सके। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके, तभी मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। वरना मुझे ये लगेगा कि आपको शायद पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाऊँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके भाई, जय हिंद दोस्तों।